गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम लास्ट 3 क्लासेस से हमारा सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का। उसी को कंटिन्यू करते हैं। आज उसके इस पार्ट में पार्ट 4 में है जो हमें टॉपिक्स पढ़ने हैं वो ये हैं। इट इज़ द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में हमने पढ़ना है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड डिटरमिनेशन ऑफ द मॉलिक्यूलर मास यूजिंग दिस कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। देन एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास के बारे में हमने जानना है एंड वेंट ऑफ फैक्टर के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट by considering them by studying them one by one. In first slide we are going to study about the colligative properties. तो सबसे पहले क्वेश्चन राइज करता है कि colligative properties होती क्या है। लाइक इसकी डेफिनेशन देखते हैं। All those properties which depend on the number of the solute particle irrespective of their nature relative to the total number of the particle present in the solution, such properties are called as the colligative properties. Colligative properties in general sense में अगर मैं कहूँ ये वो properties होती है जिनकी वैल्यू नंबर ऑफ द सोल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है जो कि सॉल्यूशन में प्रेजेंट होते हैं, ना कि उनके नेचर पे डिपेंड करे। यानी ऐसी प्रॉपर्टीज जिनकी वैल्यू नंबर ऑफ द सोल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करे, such kind of properties are called as colligative properties. और हमें जो जो colligative properties पढ़नी है वो इस प्रकार है। like we have to study, आज ही क्लास में हमने like relative lowering of the vapor pressure, elevation in the boiling point, depression in the freezing point and osmotic pressure. Now let's start them one by one, एक एक करके पढ़ते हैं हम इन्हें। like सबसे पहले पढ़ना है हमने relative lowering of the vapor pressure। अब जैसे एक एग्जांपल हमने हमारी लास्ट क्लास में पढ़ा था कि अगर आप एक प्योर सोलवेंट में एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर देते हो तो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के जो पार्टिकल है वो सोलवेंट की सरफेस को ऑक्यूपाई कर लेंगे, जिसकी वजह से जो वोलेटाइल सोलवेंट है उसके जो पार्टिकल्स एमिट होकर एटमॉस्फेयर में जा रहे थे उनका नंबर हो जाएगा कम। जैसे उनका नंबर कम हो जाएगा मींस उस पर्टिकुलर प्योर सोलवेंट का सोल्यूट ऐड कर देने के बाद वेपर प्रेशर हो जाएगा कम। दैट इफेक्ट इज कॉल्ड एज द रिलेटिव लोवरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर। देख लीजिए एक बार इसे। द वेपर प्रेशर ऑफ ए सोलवेंट इन सॉल्यूशन इज लेस देन दैट ऑफ द प्योर सोलवेंट। जैसे मैंने कहा कि सॉल्यूशन के अंदर जो सोलवेंट का वेपर प्रेशर है वो प्योर सोलवेंट से कम हो जाता है, चाहे वो आपका जो सोल्यूट है वो नॉन वोलेटाइल ही क्यों ना हो। like Rolle's law established that the lowering of the vapor pressure depends only on the concentration of the solute particles and is independent of their nature। यानी रोल्ट लॉ ये कहता है कि जो रिलेटिव लोवरिंग होती है वेपर प्रेशर की वो डिपेंड करती है कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे, ना कि उनके नेचर पे। तो इस टाइप की प्रॉपर्टी जिनके अंदर ओनली नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, दीज प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड एज द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। नाउ इसका एक्सप्रेशन पढ़ते हैं हम। हमने सबसे पहले पढ़ा है पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट वन कोरस्पोंडिंग टू द सोलवेंट। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ सोलवेंट किसके बराबर है? इट इज द P01 एंड X1। ये हमने जैसे कि पहले ही पढ़ा था, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द रोल्ट लॉ। नाउ द रिडक्शन इन द वेपर प्रेशर ऑफ द सोलवेंट, अगर आपने जैसे ही एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया तो उससे क्या हो जाएगा, इसके वेपर प्रेशर में कमी आ जाएगी, रिडक्शन आ जाएगी। तो दैट चेंज जो कमी आई उसे हमने रिप्रेजेंट किया डेल्टा P1 से। मींस पहले एक था आपका, उसके बाद कम हो गया, कम होने के बाद कितना डिफरेंस आया, दैट डिफरेंस इज द डेल्टा P1। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस? जो इनिशियली था और जो फाइनल हो गया उनके बीच का माइनस। सो डेल्टा P1 इज इक्वल टू P01 माइनस P1। अगर हम P1 का एक्सप्रेशन रखते हैं फ्रॉम द रोल्ट लॉ तो हमारा बन जाएगा ये P01 माइनस P01 X1। इसके बाद हम P01 कॉमन ले सकते हैं, कॉमन लेने के बाद हमें मिला इट इज P01 देन 1 माइनस X1। नाउ वी ऑल नो, जब हमने आपका मोल फ्रैक्शन पढ़ा था, दैट अगर आप x1 की जगह x2 रखना चाहें या द मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर 1 माइनस x1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, x2 लिख सकते हैं। सो वी नो x2 इज इक्वल टू 1 माइनस x1। हमने इसे इसमें पुट किया, पुट करने के बाद हमें मिला इट इज डेल्टा P1 इज इक्वल टू X2 देन P01। अब X2 को यहीं रखते हैं, P02 को P01 को इसके नीचे ले जाते हैं, डेल्टा P1 के नीचे। वी गॉट द फाइनल एक्सप्रेशन, इट इज द डेल्टा P1 अपॉन P01 इज इक्वल टू X2। अब इस चेंज को विद रिस्पेक्ट टू P01 के हमने खोल के लिखा, दैट इज P01 माइनस P1 अपॉन P01 इज इक्वल टू X2। दैट इज द एक्सप्रेशन फॉर द रिलेटिव लोवरिंग ऑफ द वेपर
प्रेशर। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि डिराइव द रोल्ट लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन अकॉर्डिंग टू द रोल्ट लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। जब भी आप एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं तो जो आपका प्योर सोलवेंट है उसका सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर कम हो जाता है। तो कितना कम हो जाता है वो हमने निकाला, और वो किस टर्म के कॉरस्पॉन्डिंग है, वो ओनली किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, x2 के। that is the mole fraction of the second component, means it is the mole fraction of the solute। जितना ज्यादा मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट होगा आपका सॉल्यूशन के अंदर, उतनी ही ज्यादा क्या होगी आपकी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर होगी। नाउ इसके बाद नेक्स्ट हमसे पूछा जाता है कि हाउ टू डिटरमाइन द मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट यूजिंग द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने यहाँ पढ़ी है वो है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इस रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से हम कैसे मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट फाइंड आउट कर सकते हैं। लाइक हमने अभी पढ़ा दैट P01 minus P1 upon P01 is equal to x2। Then what do you mean by the x2? It is the mole fraction of the second component। And mole fraction की क्या आपकी इक्वेशन है, मोल फ्रैक्शन का किसी कंपोनेंट का निकालना हो तो इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइड बाय माय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो वही हमने इसमें पुट कर दिया। सो वी गेट द एक्सप्रेशन P01 minus P1 upon P01 is equal to N2 upon N1 plus N2। Now we consider a very dilute solution। अगर हम एक डाइल्यूट सॉल्यूशन, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन को कंसीडर करते हैं तो नॉर्मली बात है कि जो सोल्यूट है वो बहुत कम प्रेजेंट है एज कंपेयर टू द सोलवेंट के। सो N2 इज वेरी वेरी लेस कंपेयर टू N1। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इज वेरी लेस compared to the number of moles of solvent, so we can neglect the N2। हमने क्या किया, बहुत कम प्रेजेंट होने की वजह से सोल्यूट के जो नंबर ऑफ मोल्स थे जिन्हें हमने N2 कहा उन्हें हमने कर दिया नेग्लेक्ट। अगर हमने N2 को नेग्लेक्ट कर दिया तो हमारा क्या बन गया, N2 अपॉन N1। वो हमने यहां रखा, हमें एक्सप्रेशन मिला ये वाला that P01 minus P1 upon P01 is equal to N2 upon N1। now किसी भी कंपोनेंट के जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वो क्या होता है, वेट ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय इट्स मोलिकुलर वेट। तो हमने N2 की जगह भी एक्सप्रेशन रखा आपका एंड N1 की जगह भी एक्सप्रेशन रखा। लाइक N2 इज इक्वल टू वेट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय में मोलिकुलर वेट ऑफ 2 एंड N1 इज इक्वल टू वेट ऑफ 1 डिवाइडेड बाय में मोलिकुलर वेट ऑफ 1। ऐसा करने के बाद जो हमें फाइनल एक्सप्रेशन मिला वो ये है, it is the P01 minus P1 upon P01 is equal to, it is W2 multiplied by molecular mass of 1 divided by molecular mass of second component multiplied by weight of first one। W1 and W2 ये वेट को बताते हैं एंड M1 और M2 आपके ये मोलिकुलर वेट को बताते हैं। जहां 1 है वो सोलवेंट को बताता है एंड 2 इंडिकेट करता है आपके सोल्यूट को। तो अब क्वेश्चन अगर अराइज होता है आपसे कि कैसे आप मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग दिस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, सो वी हैव टू फाइंड आउट द मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट। इट इज द M2। मोलिकुलर वेट ऑफ 2 कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इफ वी नो द ऑल वैल्यू ऑफ ऑल अदर कंपोनेंट्स इन दिस इक्वेशन वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ M2। अगर आपको चेंज पता है, इनिशियल सोलवेंट का प्रेशर पता है एंड देन बाकी फैक्टर्स पता है, सिर्फ M2 पता नहीं है, तो इस इक्वेशन का यूज करके हम उसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। इसमें हमने पढ़ना है नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में जो कि हमारी सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। इट इज द एलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट। नाउ एलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट एक जनरल सेंस में समझते हैं, फिर इसे पढ़ेंगे। लाइक अगर आपके पास एक प्योर सोलवेंट है, उस प्योर सोलवेंट को आप हीट करना स्टार्ट करते हो, जैसे ही आप उसे हीट करते हैं तो सरफेस को एमिट करके उसके पार्टिकल वेपर्स की फॉर्म में एमिट होते हैं। अब वो वेपर्स, मान लीजिए कि आपका क्लोज एनवायरनमेंट है, क्लोज कंटेनर है, क्लोज कंटेनर के अंदर वेपर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, या ओपन भी कंटेनर है तो जो वो वेपर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, जिस टेम्परेचर पर वो वेपर प्रेशर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड एज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। डेफिनेशन की पढ़ी है हमने, इट इज द टेम्परेचर एट विच the vapor pressure of a liquid became equal to the atmospheric pressure। ना हमने पीछे पढ़ा when we add a non volatile solute, जब भी आप एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं तो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के पार्टिकल्स सोलवेंट की सरफेस को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। ऑक्यूपाई करने की वजह से जो वो पहले एमिट हो रहे थे अब वो एमिट उतना नहीं हो पाते हैं,
सरफेस छोड़कर उतना नहीं जा पाते हैं। अगर सरफेस छोड़कर नहीं जा पाएंगे तो कम वेपर जाएंगे, कम वेपर जाएंगे तो उनका प्रेशर भी कम होगा ना। मान लीजिए अगर आपको किसी लिक्विड को बॉयल करना है, वाटर को बॉयल करना है, और उसके अंदर आपने सोल्यूट ऐड कर रखा है जिसकी वजह से उसका वेपर प्रेशर कम हो गया है, नाउ यू हैव टू प्रोवाइड मोर हीट so that its vapor pressure became equal to the 1 atmospheric pressure. So means कोई भी नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करेंगे तो उस पर्टिकुलर जो सोलवेंट था सॉल्यूशन में उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो पहले से बढ़ जाएगा। दैट फिनोमेना इज कॉल्ड एज द एलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट। जैसे कि पढ़ते हैं बॉइलिंग पॉइंट के बारे में हमने पढ़ा कि ये वो टेम्परेचर है जिस पर वेपर प्रेशर किसी लिक्विड का किसके बराबर हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। जैसे कि वाटर हैज ए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस और 373 केल्विन। इसका मतलब है इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जो पानी का वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। सो दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर। व्हेन वी ऐड एनी नॉन वोलेटाइल सोल्यूट देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड इंक्रीजेस। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज द एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट। और जैसा मैंने बताया इसका कॉज क्या है कि वो जो सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो सरफेस ऑफ द सोलवेंट को ऑक्यूपाई कर लेते हैं जिससे कम नंबर ऑफ आपके मॉलिक्यूल्स ऑफ सोलवेंट क्या कर पाते हैं, सरफेस को एमिट कर पाते हैं। अगर कम एमिट कर पाएंगे तो नॉर्मली ही बात है कि आपको ज्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा, और ज्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा उसके वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर लाने के लिए, तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज द एलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट। नाउ अब देखिएगा एक एग्जांपल के साथ इसे पढ़ते हैं। A solution of 1 mole of sucrose in 1000 gram of water boils at 373.52 Kelvin at 1 atmospheric pressure. Now, expression जानने के लिए हम terms लेते हैं like we have T naught B. This is the boiling point of the pure solvent. Then TB, it is the boiling point of the solution. तो जो elevation हुआ, change हुआ, that is represented as delta TB. It is equal to TB minus T naught B. क्योंकि जो फाइनल बना सॉल्यूशन के अंदर वो क्या बनेगा, आपका ज्यादा बनेगा। दिस इज द एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट। तो जो ज्यादा है इट इज द टीबी माइनस टी नोट बी। कितना चेंज हुआ, इट जो बाद में आया सॉल्यूशन का हमने उसमें से माइनस कर दिया प्योर सोलवेंट का। दिस इज इक्वल टू डेल्टा टीबी। नाउ ये जो डेल्टा टीबी है दिस इज एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट। दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन द सॉल्यूशन। ये जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है ये मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन द सॉल्यूशन के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यही हमने रख दिया दैट डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। हियर एम इज द मोलैलिटी। जैसे कि हमने कंसंट्रेशन मेजर करने के टर्म में पढ़ा था, m क्या है, मोलैलिटी है। और मोलैलिटी क्या होती है आपकी, दिस इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 किलोग्राम ऑफ द सोलवेंट। जैसे कि यहाँ पर हमने अभी बताया था कि हमने 1000 ग्राम ऑफ वाटर में क्या डाला है, आपका 1 मोल सुक्रोज डाला है। तो जो आप 1 मोल डाल रहे हैं 1000 ग्राम में 1 किलोग्राम में, दैट रिप्रेजेंट द मोलैलिटी एंड द सिंबल फॉर मोलैलिटी इज स्मॉलर m। हमने यहाँ पर मिला डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। नाउ अगर आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं और इक्वल का साइन लगाते हैं तो कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। तो जो कांस्टेंट हम यहाँ यूज करते हैं दैट इज केबी। सो वी गेट द एक्सप्रेशन फॉर द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इट इज डेल्टा टीबी दैट इज इक्वल टू केबी मल्टीप्लाई बाय एम। नाउ हियर एम इट इज द मोलैलिटी, this is the number of moles of solute dissolved in 1 kilogram of the solvent, and the constant of proportionality kb, जो हमने kb यहाँ constant रखा है, this is called as the boiling point elevation constant or the molar elevation constant, and another name is ebuloscopic constant. Now अगर 1 मार्क्स में पूछा जाए what is the unit of the kb, इस constant की यूनिट क्या है, that is the Kelvin किलोग्राम पर मोल, it is the unit। 1 मार्क्स में बड़े आसानी से पूछा जा सकता है, एक्सप्रेशन कहीं पर पूछे जा सकते हैं। ये हमने पढ़ा अभी तक इसके बारे में, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। जैसा कि पिछली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था, कोई भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ने के बाद कैसे आप उस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ भी हमारा क्वेश्चन है हाउ टू फाइंड आउट द molecular mass of solute using this colligative property, elevation in boiling point. So we start from this expression that is delta TB, it is equal to KB multiplied by M. Now कैसे हम डिटरमाइन करेंगे, सबसे पहले हम जाते हैं हमारे मोलैलिटी पे। व्हाट डू यू मीन बाय द मोलैलिटी,
मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 किलोग्राम ऑफ द सोलवेंट। अगर इसका हम फॉर्मूला लिखते हैं, इट इज वेट डिवाइड बाय में मोलिकुलर वेट मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन वेट ऑफ द सोलवेंट इन ग्राम। दोबारा से देखिएगा, इट इज द, जिसका फॉर्मूला है वेट ऑफ द सोल्यूट W2 डिवाइड बाय में मोलिकुलर वेट ऑफ द सोल्यूट M2 मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन द वेट ऑफ द solvent in a gram. That expression is the expression for the molality. किसका एक्सप्रेशन आपका मोलैलिटी का एक्सप्रेशन है, उसी को हम यहाँ पर यूज करेंगे। इफ वी प्लेस दिस एक्सप्रेशन हियर, सो वी गॉट डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी मल्टीप्लाई बाय दिस W2 अपॉन M2 मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन W1। अगर आपको M2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम M2 को एक तरफ रखते हैं, बाकी सभी टर्म्स को एक तरफ ले जाते हैं। सो वी गॉट द फाइनल एक्सप्रेशन। इट इज द एक्सप्रेशन of calculation of the molecular weight from elevation in boiling point, and this expression is M2 is equal to 1000 multiplied by W2 multiplied by KB divided by my delta TB multiplied by W1। सो इसके अंदर अगर आपके पास इन सभी टर्म्स की वैल्यू अगर आपके पास है, सो वी कैन इजीली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ M2, दैट इज द मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। यहाँ M2 है, 2 कोरोस्पोंडिंग है सोल्यूट के और M है मोलिकुलर मास के। सो इट इज द मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। देन W2, 2 अगेन सोल्यूट को इंडिकेट करता है, W क्या, इसके वेट को। इट इज द वेट ऑफ द सोल्यूट दैट इज एडेड। नाउ इट इज द KB, हमने भी पढ़ा ये क्या है, कांस्टेंट है। देन डेल्टा TB, इट इज द एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट, एंड W1 क्या है, यहाँ पर 1 इंडिकेट करता है सोलवेंट को और W इंडिकेट करता है यहाँ पर वेट ऑफ सोलवेंट को, मींस इट इज द वेट ऑफ द सोलवेंट इन ग्राम। So this is the expression to calculate the molecular mass of solute using the colligative property elevation in boiling point. Now इस चीज को थोड़ा सा एक बार एक ग्राफ से स्टडी करते हैं। हमारे इससे लाइक हमारे पास हमने क्या बनाया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को लेकर एक ग्राफ ड्रॉ किया। इसमें हमारे एक्स एक्सिस पे हमने टेम्परेचर लिया है इन केल्विन के अंदर, एंड वाई पे हमने क्या लिया, आपका वेपर प्रेशर। तो कैसे आपका टेम्परेचर के बढ़ने से वेपर प्रेशर आपका बढ़ रहा है, तो देखिए हम सबसे पहले आपके सोलवेंट पार्ट को लेते हैं। सोलवेंट के लिए हमने एक पर्टिकुलर लाइन ड्रॉ की है इस कलर से, दैट रिप्रेजेंट द चेंज इन द वेपर प्रेशर व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर। अब इसमें हम क्या ऐड कर दें, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सोल्यूट अगर ऐड कर देते हैं, तो सोल्यूट का ऐड कर देने से वो जो वेपर प्रेशर की वैल्यू है क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और जिस टेम्परेचर पर इसका जो वेपर प्रेशर है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, उसी को हमने क्या नाम दिया है, इट इज द बॉइलिंग पॉइंट। तो आपने पाया कि एक टेम्परेचर रेंज का क्या आ गया, यहाँ पर डिफरेंस आ गया, यानी नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के ऐड कर देने से आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। दैट इज द एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट, दिस इज रिप्रेजेंट इज डेल्टा TB। तो एक ग्राफ के रूप में हमने समझा कि कैसे एक सोल्यूट के ऐड कर देने से हमारा क्या हो जाएगा, एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा, और जितना ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आप ऐड करेंगे उतना ही ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा आपका बॉइलिंग पॉइंट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, दैट इज कॉल्ड एज द डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट। नाउ डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट को समझते हैं थोड़ा सा एक बार। लाइक व्हाट डू यू मीन बाय द डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट। एक एग्जांपल के साथ इसे स्टडी करने की कोशिश करते हैं। लाइक आप जितने भी हमारे आसपास के पर्संस है जो कि आइसक्रीम्स को फ्रीज करने का काम करते हैं, उसको फ्रीज करने के लिए, ठंडा रखने के लिए वो यूज करते हैं आइस क्यूब्स का। अब जो भी आप आइस क्यूब यूज करते हैं, दैट इज द आइस, इट इज द सॉलिड स्टेट ऑफ वाटर, तो उसका टेम्परेचर कितना होगा। जनरली सेंस की बात है कि अगर आप वाटर को फ्रीज करना चाहें तो 0 डिग्री पर आके वो क्या हो जाता है, आपका फ्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, एंड वो एक अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाता है आपका सॉलिड फेज के अंदर। नाउ अगर आप उसको उसके फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे फ्रीज करना चाहो, यानी अगर आपका मान लीजिए 0 डिग्री पर कोई लिक्विड यानी वाटर अगर आपका फ्रीज कर रहा था, आप चाहें कि आपका वो पर्टिकुलर लिक्विड 0 पे फ्रीज ना करे, 0 से कम पे जाके फ्रीज करे, तो उस केस में हम क्या कर देते हैं, उसके अंदर जो हमारा सोल्ट होता है, सोडियम क्लोराइड, हम ऐड कर देते हैं। जब हम उसमें सोल्ट ऐड करते हैं तो उसके केस के अंदर दैट इज कॉल्ड एज ए फ्रीजिंग मिक्सचर। कई बार 1 मार्क्स में पूछा जाता है कि फ्रीजिंग मिक्सचर क्या है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ सोल्ट एंड वाटर जिसका फ्रीजिंग पॉइंट कम है एज कंपेयर टू द प्योर वाटर। नाउ ये कम होना
जब आपने सोलवेंट ऐड किया तो इससे क्या कम हुआ, उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हुआ। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज द डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट। वन बाय वन करके हर एक पॉइंट को थोड़ा स्टडी करते हैं। लाइक द लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कॉज ए लोअरिंग ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट कंपेयर टू दैट ऑफ द प्योर सोलवेंट। यानी अगर आपका वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीज हो जाता है, जो कि हमने रिलेटिव लोअरिंग में पढ़ा, जब हमने एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया तो हमने ये भी पाया कि वो जो पर्टिकुलर जो आपका लिक्विड है उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। दैट काइंड ऑफ इफेक्ट इज कॉल्ड एज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। नाउ वी नो दैट एट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस, ध्यान से सुनिएगा, एट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस द सॉलिड फेज इज इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड फेज। यानी जो फ्रीजिंग पॉइंट है उस पॉइंट पर सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता है, तो चेंज स्टॉप नहीं हो जाता, बस वो दोनों डायरेक्शन में इक्वल स्पीड से मूव ऑन करता है। सो इट इज अ स्टेट ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम, मींस इन विच द reaction or the change is carried out in both the direction at equal rate. Thus, the freezing point of a substance may be defined as, यहां से डेफिनेशन को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, as the temperature at which the vapor pressure of the substance in its the liquid phase is equal to its vapor pressure in the solid phase। यानी ये वो टेम्परेचर है जिस पर वेपर प्रेशर आपका उस सब्सटेंस का लिक्विड फेज में इक्वल हो जाता है टू इट्स वेपर प्रेशर इन द सॉलिड फेज। दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड एज द फ्रीजिंग पॉइंट। अब ध्यान से देखिएगा, जब हमने पढ़ा था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर, उसमें हमने कहा कि जब आप एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देते हैं जिससे वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड, प्योर लिक्विड का आपका डिक्रीज हो जाता है। अगर आपका वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर लिक्विड डिक्रीज हो जाएगा, सो ए सॉल्यूशन विल फ्रीज when its vapor pressure equal to the vapor pressure of the pure solid solvent. Now, according to the Raoult law, when a non-volatile solute is added to the solvent, its vapor pressure decreases, and now it would become equal to the that of the solid solvent at the lower temperature. यानी अब जब वो आपका उस सॉलिड सोलवेंट के इक्वल जब वेपर प्रेशर होगा तो ये नॉर्मल टेम्परेचर पर ना होकर उस टेम्परेचर से कम पर होगा। जब कम पर होगा मींस देयर विल बी ए डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट। जैसे ही डिप्रेशन हुआ फ्रीजिंग पॉइंट में, हमने इस इफेक्ट को नाम दिया डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। देखिएगा सब कुछ आपका इसी लाइन पे है। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सब्सटेंस में बी डिफाइंड एज द टेम्परेचर एट विच the vapor pressure of the substance in its liquid phase is equal to its vapor pressure in the solid phase। तो जो वेपर प्रेशर आपका कम हो गया तो वो जो सॉलिड फेज के बराबर जब आएगा वेपर प्रेशर के, तो वो नॉर्मल टेम्परेचर पे ना आकर कम टेम्परेचर पे आएगा। दैट इज कॉल्ड एज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। नाउ क्वेश्चन अराइज करता है, व्हाट इज इट्स एक्सप्रेशन? नाउ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इट इज कॉल्ड एज डेल्टा टीएफ। It is the depression freezing point। Now what is that difference? It is the initial state के अंदर था और जो final के अंदर आपका means it is the difference of delta, sorry it is the difference of T naught F minus TF। It is represented as the delta TF। Now जो ये value है that is the value for the depression in the freezing point delta TF, it's also directly proportional to M। Here M is the molality। मोलैलिटी के बारे में हमने पढ़ा, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। नाउ जब भी आप कोई प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आपका हटाते हैं, इक्वल का साइन इंट्रोड्यूस करते हैं, यू हैव टू कीप ए कांस्टेंट देयर। तो यहां जो हमने कांस्टेंट यूज किया दैट इज कॉल्ड एज द केएफ। Now question arise करता है that this is the expression for the depression in freezing point। Now how to calculate the molecular mass of solute using this colligative property depression in freezing point? So we have to put the value of M here, and M is the molality जो हमने last time पढ़ा। It is the weight of the solute divided by my molecular weight of the solute multiplied by my 1000 divided by my weight of the solvent in gram। This is the expression for molality। जब हमने इस एक्सप्रेशन को आपका इस इक्वेशन में पुट किया एंड देन फाइंड आउट द M2,
जो कि मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट है। तो ये जो एक्सप्रेशन मिला, अगर इस एक्सप्रेशन में हम बाकी सब फैक्टर्स को जानते हैं, उनकी वैल्यू हमें पता है, सो वी कैन इजीली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ M2। सो वी कैन इजीली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट यूजिंग दिस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। दिस इज मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। नाउ अब हमें आगे पढ़ना है हमारे नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को, दैट इज द ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में हमने पढ़ा है, ऑस्मोसिस के बारे में हमने पढ़ा है, तो कुछ टर्म्स हम पढ़ लेते हैं। लाइक दीज आर द इंपॉर्टेंट टर्म्स। फर्स्ट टर्म इज द डिफ्यूजन। व्हाट डू यू मीन बाय द डिफ्यूजन? डिफ्यूजन है बच्चे, इट इज द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन ऑफ देयर ओन विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प। जब पार्टिकल्स आपके उनकी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, दिस काइंड ऑफ मूवमेंट ऑफ देयर ओन, अपने आप, विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प, दैट इज कॉल्ड एज द डिफ्यूजन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन? इट इज ए मेम्ब्रेन that can be made artificially, और आप नेचुरली भी ले सकते हैं। लाइक दिस इज अ काइंड ऑफ मेम्ब्रेन which do not allow to pass every substance through it। ये अपने बीच में से, अपने अंदर से सभी सब्सटेंस को पास आउट नहीं होने देती, कुछ सब्सटेंस को पास आउट होने देती है। लाइक आपके सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट एंड सोलवेंट प्रेजेंट होते हैं, सो दिस इज ए मेम्ब्रेन which allow the particles of solvent to pass through it but do not allow the particle of solute to pass। Such kind of membrane is called as SPM or the semi permeable membrane। Now next definition हमने पढ़नी है, it is the definition of osmosis। ध्यान से सुनिएगा, this is just the diffusion, but diffusion across a semi permeable membrane। Like it is the movement of the particle from their higher concentration gradient to their lower concentration gradient across a semi permeable membrane। यानी जब आपके जो पार्टिकल्स हैं वो अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे ऑफ देयर ओन अक्रॉस ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, दैट इज कॉल्ड एज द ऑस्मोसिस। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द ऑस्मोटिक प्रेशर? ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे, थोड़ा सा देखिए। लाइक अगर आपके पास एक कंटेनर है, उस कंटेनर में आपने क्या किया, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगाई, एक तरफ आपने क्या लिया, प्योर सोलवेंट लिया, और एक तरफ लिया आपने सॉल्यूशन। ऐसा करने पर जो सोलवेंट के पार्टिकल है वो कहां से कहां की तरफ मूव करेंगे? देखिएगा कि एग्जांपल के तौर पे देखिए थोड़ा सा, कि जो प्योर सोलवेंट है उसके अंदर सभी के सभी पार्टिकल, मान लीजिए वाटर के हैं, हमने वाटर एज ए सोलवेंट लिया है, तो अगर मान लीजिए 100 टोटल पार्टिकल्स है, तो टोटल के टोटल पार्टिकल किसके हैं? वाटर के। दूसरा जो कंटेनर है जिसके अंदर सॉल्यूशन प्रेजेंट है, मान लीजिए उसके अंदर आउट ऑफ 100 90 पार्टिकल्स तो वाटर के हैं और बचे हुए 10 पार्टिकल आपके सोल्यूट के हैं। तो क्वेश्चन राइज करता है कि किस कंपार्टमेंट के अंदर आपका जो सोलवेंट है उसके पार्टिकल ज्यादा होंगे? तो क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सिंपल है, आप कहेंगे जी जो आपका प्योर सोलवेंट वाला पार्ट है वहां पे 100 आउट ऑफ 100 क्या प्रेजेंट है? वाटर के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। मींस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कहां पर ज्यादा है? प्योर सोलवेंट के अंदर आपकी ज्यादा है। अगर प्योर सोलवेंट के अंदर ज्यादा है तो कहां से कहां मूव करेंगे? ये मूव करेंगे, मान लीजिए ये प्योर, लेफ्ट वाला आपका प्योर सोलवेंट है, राइट वाला सॉल्यूशन है, तो जो पार्टिकल सोलवेंट के मूव करेंगे प्योर से लेकर सॉल्यूशन की तरफ। तो यहां पर अब आएगा ऑस्मोटिक प्रेशर। मान लीजिए ये इधर मूव कर रहे हैं पार्टिकल सॉल्यूशन की साइड में, तो सॉल्यूशन की साइड में आप प्रेशर अप्लाई करें, इतना प्रेशर अप्लाई करें कि जस्ट ये मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल सीज हो जाए, स्टॉप हो जाए। तो जितना प्रेशर अप्लाई करने पर ये मूवमेंट आपके सोलवेंट पार्टिकल की स्टॉप हो जाएगी, दैट प्रेशर विच इज अप्लाइड ऑन द विच साइड? इट इज अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन साइड to stop the movement of the solvent particle, that pressure is called as the osmotic pressure। तो दोबारा देखिए, it is the pressure which must be applied on the solution part to stop the movement of the solvent is called as the osmotic pressure। नाउ नेक्स्ट वन हमने पढ़ना है रिवर्स ऑस्मोसिस। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर हमने प्रेशर अप्लाई करके सोलवेंट की जो मूवमेंट थी उसे स्टॉप कर दिया था फ्रॉम प्योर सोलवेंट टू द सॉल्यूशन। अगर आपका ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर हम अप्लाई करने लग जाएं तो जो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स है वो रिवर्स हो जाएगी और सोलवेंट पार्टिकल मूव करना स्टार्ट कर देंगे सॉल्यूशन पार्ट से आपका प्योर सोलवेंट पार्ट में। दैट प्रोसेस, इट इज द रिवर्स ऑफ द ऑस्मोसिस प्रोसेस which is carried out under the
एक्सटर्नल फोर्स दैट इज कॉल्ड एज द रिवर्स ऑस्मोसिस। अब इन सभी टर्म्स को थोड़ा सा डायग्राम की हेल्प से हम समझने की ट्राई करते हैं। लाइक देखिए, सबसे पहले हमने कोशिश की इस डायग्राम से समझाने की दैट व्हाट डू यू मीन बाय द ऑस्मोसिस। तो हमने दो कंटेनर लिए हैं, हमने उन्हें सेपरेट किया यूजिंग बाय यूजिंग द मेम्ब्रेन। इट इज एसपीएम, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इससे हमने क्या कर दिया, इन्हें सेपरेट कर दिया। एक तरफ प्योर सॉल्वेंट रखा, एक तरफ क्या रखा हमने, सॉल्यूशन रखा। अब ध्यान दीजिए कि अब नॉर्मल वे के अंदर वाटर का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कहां पर ज्यादा है। तो देखिए, प्योर सॉल्वेंट में मान लीजिए 100 आउट ऑफ 100 क्या प्रेजेंट है, आपका वाटर के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। इधर आपके 100 में से मान लीजिए 90 प्रेजेंट है, 10 किसके हैं, आपके सोल्यूट के। तो पानी कहां पर ज्यादा है, कंसंट्रेशन प्योर के अंदर ज्यादा है। तो कहां से कहां की तरफ मूव करेंगे, इट इज द जस्ट द डिफ्यूजन of the solvent particle from their higher concentration to their lower concentration across a semi-permeable membrane. This kind of movement is called as the osmosis, and that is carried out of their own without any external help, because हमने कहा osmosis क्या है, एक टाइप का diffusion है जो क्या होता है, अपने आप होता है विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प के। नाउ अब देखते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है आपका। रिवर्स ऑस्मोसिस मींस इट इज द रिवर्स ऑफ द ऑस्मोसिस प्रोसेस। अब देखिए, ऑस्मोटिक प्रेशर हमने कहा कि अगर आप इस सॉल्यूशन साइड पर प्रेशर अप्लाई करें और मूवमेंट आपकी सीज हो जाए सॉल्वेंट की, तो जितना प्रेशर अप्लाई करने पर ये मूवमेंट सीज हो जाती है, दैट प्रेशर इज कॉल्ड एज द ऑस्मोटिक प्रेशर। और अगर आपने प्रेशर उससे ज्यादा लगा दिया, तो नाउ द सॉल्वेंट पार्टिकल स्टार्ट टू मूव फ्रॉम द सॉल्यूशन साइड टू द pure solvent side. Such kind of movement, that is the reverse of the osmosis, which it is called as the reverse osmosis. बहुत बार बेटा इसमें से क्वेश्चन आता है कि रिवर्स ऑस्मोसिस बताइए क्या होता है आपका, एंड ऑस्मोसिस बताइए क्या होता है। लाइक अगर आपके पास लाइक ग्रेप है, एक अंगूर है, जिसे आप एक सोल्टी वाटर में रख देते हैं, रखने पर आप पाएंगे फ्यू आवर्स के बाद वो श्रिंक हो जाएगा। दैट इज द मूवमेंट ऑफ द सोलवेंट पार्टिकल from inside the grape to the outside medium। like वो एक osmosis है। और जो आप RO यूज करते हैं to purify the water, that is the reverse osmosis। हम देखिएगा सॉल्यूशन पार्ट से वाटर को मूव करवा रहे हैं प्योर सॉल्वेंट के अंदर, तो आप इम्प्योर से क्या बना रहे हैं, प्योर बना रहे हैं। सो आपके RO प्रोसेस को हम यूज करते हैं टू प्योरीफाई द वाटर। नाउ जैसे हमने बाकी पढ़े, यहां भी हमने क्या पढ़ना है, व्हाट इज दिस एक्सप्रेशन। सो एक्सप्रेशन है इसका कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है दैट इज इक्वल टू द CRT। C is the concentration, R is the constant, and T is the temperature। Here the symbol represent the osmotic pressure, R is the gas constant, and T corresponding to the temperature। V is the volume of the। now सुनिए, कंसंट्रेशन क्या होती है कि कितने नंबर ऑफ मोल्स डाले हैं आपने सोल्यूट के पर यूनिट वॉल्यूम में। तो सी की जगह हम क्या रख सकते हैं, वी कैन प्लेस N2 अपॉन V। नाउ जो नंबर ऑफ मोल्स है वो क्या होते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ द वेट ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट। सो वी कैन आल्सो रिप्लेस N2 बाय W2 डिवाइडेड बाय में M2। तो वही किया हमने, और वो रिप्लेस करने के बाद हमने एक्सप्रेशन को मॉडिफाई किया टू फाइंड आउट द मोलिकुलर मास ऑफ द सोल्यूट, दैट इज द M2। तो हमने M2 को एक साइड रखा, बाकी सभी टर्म्स को एक साइड चले गए। सो दैट expression, it is used to calculate the molecular mass of the solute। that expression is for the expression of to calculate the molecular mass using the colligative property osmotic pressure। तो सबसे पहले हमने osmotic pressure की डेफिनेशन देखी, उसके बाद हमने इसका एक्सप्रेशन देखा, देन C की जगह हमने रखा N2 by V, देन N2 की जगह हमने प्लेस किया W2 अपॉन M2, देन उसके बाद हमने फाइंड आउट किया आपका M2। आपके इन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में से जो कि आपने पढ़ी, रिलेटिव लोविंग ऑफ द वेपर प्रेशर, देन एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट, एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में से तो हमेशा आपके क्वेश्चन पूछा जाता है। नाउ
हमने M2 कैलकुलेट कर लिया। थोड़ा सा देखिएगा कि ये जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, इससे जो आप मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट करते हो, ये बाकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के मुकाबले में मच बेटर है, अच्छा है। अगर आपको चूज करने के लिए कहा जाए किसी क्वेश्चन के अंदर, तो हम क्या चूज करेंगे? इन सभी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में से ऑस्मोटिक प्रेशर को, ऑस्मोसिस को करेंगे, जिससे हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। तो देखते हैं, थोड़ा वन बाय वन करके स्टडी करते हैं। दिस मेथड इज वाइडली यूज्ड टू डिटरमाइन द मोलिकुलर मास ऑफ द प्रोटीन्स, पॉलीमर्स एंड अदर वंस। जो पॉलीमर्स हैं, आपके प्रोटीन्स हैं, इनके मोलिकुलर मास को हम इजीली कैलकुलेट करते हैं। वाइडली, मोस्ट यूजली इसी एक्सप्रेशन का हम यूज करते हैं टू कैलकुलेट देयर मोलिकुलर मास। नाउ द ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड हैज द एडवांटेज ओवर द अदर मेथड एंड व्हाट इज द एडवांटेज? The osmotic pressure measurement is around the room temperature and the molarity of the solution is used instead of the molality। तो मोलैरिटी की जगह हम क्या यूज करते हैं? मोलैरिटी यूज करते हैं। और इसके अंदर ना हमें कूल करना पड़ता है, ना हमें हीट करना पड़ता है। ये जो मेजरमेंट है हम ले पाते हैं एट द रूम टेम्परेचर। नाउ व्हाट इज बेनिफिट? अगर आपको टेम्परेचर कम नहीं करना, तो टेम्परेचर ज्यादा नहीं करना, तो जो सब्सटेंस आपके हीट करने पर डीकम्पोज हो जाते हैं, उनका मोलिकुलर मास भी हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ as compared to the other colligative properties, its magnitude is large even for very dilute solution। यानी अगर आपका बहुत dilute solution भी है, उसके लिए इसकी जो वैल्यू आएगी वो लार्ज आएगी, क्वाइट लार्ज आएगी, जिसे आप इजीली मेजर कर सकते हैं। एंड द टेक्निक ऑफ द ऑस्मोटिक प्रेशर फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द मोलर मास ऑफ सोल्यूट इज पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर बायोमोलिक्यूल्स, जैसे कि हमने पहले कहा, एज दे आर जनरली नॉट स्टेबल एट द हायर टेम्परेचर। जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो स्टेबल नहीं होते हैं। या पोवोपॉलीमर जिनकी सोल्युबिलिटी पुअर होती है, जिनका वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन ही बन सकता है, उनके केस में उनके मोलिकुलर मास को कैलकुलेट करने के लिए भी जो आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यूज करते हैं, दैट इज आवर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक हमने पढ़ना है एबनॉर्मल मोलिकुलर मास। तो अभी तक जो आपने चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है, उन चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के लास्ट में हमने फाइंड आउट किया है मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट यूजिंग दैट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। नाउ कभी कभी जो हम इन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की हेल्प से जो आपका मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट फाइंड आउट करते हैं, वो आपका बिल्कुल एक्यूरेट नहीं आता है। वो आइदर कम आ जाता है या ज्यादा आ जाता है जो एक्चुअल वैल्यू है उसके। सो जो इस टाइप से जो एबनॉर्मल मोलिकुलर मास मिलता है, दैट इज कॉल्ड एज द एबनॉर्मल मोलिकुलर मास। तो द मोलर मास दैट इज आइदर लोअर, it is either lower or higher than the expected or the normal value, that abnormal mass is called as the abnormal molecular mass। now ionic compound का एग्जांपल से मैं इसे समझाने की ट्राई करूंगा। लाइक कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज हैं जिनकी वैल्यू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करती है। लाइक अगर आपके पास एक आयनिक कंपाउंड है कोई, लाइक इफ वी हैव द KCl, और अगर आपके पास 1 मोल KCl है जिसे आप वाटर में डिसोल्व करते हैं, इट इज द आयनिक सब्सटेंस। तो पानी में डिसोल्व करने पर ये ब्रेक डाउन हो जाएगा K पॉजिटिव में एंड Cl नेगेटिव के अंदर। तो आपने डाला तो 1 मोल था, लेकिन डालने के बाद डिसोशिएट होकर इसने क्या बना लिए? 2 नंबर ऑफ मोल्स बना लिए। अगर इसने 2 नंबर ऑफ मोल्स बना लिए, तो इससे जो आप मोलिकुलर मास फाइंड आउट करेंगे वो एक्चुअल मोलिकुलर मास नहीं होगा, उससे चेंज होगा, आइदर कम या ज्यादा होगा। Now, this kind of abnormality in molecular mass is due to the association of the molecules or the dissociation of the molecules। ये किसकी वजह से होती है? या तो एसोसिएशन की वजह से होती है, या किसकी वजह से होती है? आपकी डिसोसिएशन की वजह से होती है। लाइक हमने KCl पढ़ा, KCl के केस के अंदर क्या होता है? आपका डिसोसिएशन हो जाता है। लाइक अगर आप पढ़े, जो आपका एसिटिक एसिड होता है CH3COOH, ये सॉल्यूशन के अंदर 2 CH3COH एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्डेड बना लेते हैं और 2 मॉलिक्यूल मिलकर एज ए सिंगल एंटिटी की तरह एग्जिस्ट करते हैं। तो वहां पर किसका एग्जांपल हो गया? एसोसिएशन का। अब चाहे एसोसिएशन हो चाहे डिसोसिएशन हो, सॉल्यूशन के अंदर नंबर ऑफ मोल्स चेंज होंगे। अगर नंबर ऑफ मोल्स चेंज होंगे तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू भी चेंज होगी, और अगर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू चेंज होगी तो उससे निकलने वाला जो मोलिकुलर मास है वो भी नॉर्मल नहीं होगा, वो क्या होगा? आपका एबनॉर्मल होगा। So due to this total number of particle increases or decreases, hence due to its the value of colligative property changes, and due to which the molecular mass of solute also changes। Then
ना क्वेश्चन राइज करता है, अगर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की हेल्प से हम मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट फाइंड आउट करते हैं और अगर उस मोलिकुलर मास के अंदर कोई एबनॉर्मेलिटी आती भी है, सो हाउ टू करेक्ट दैट एबनॉर्मेलिटी। इन एक्सप्रेशन को हम यूज कर पाए, चाहे किसी सॉल्यूशन में एसोसिएशन हो चाहे किसी सॉल्यूशन में डिसोसिएशन हो, तो हम कैसे यूज करेंगे? तो इसके लिए एक हम यूज करने वाले हैं वेंट होफ फैक्टर की। वेंट होफ इंट्रोड्यूस ए फैक्टर दैट इज रिप्रेजेंटेड एज आई, known as the Van't Hoff factor to account for the extent of dissociation or the association। यानी वेंट होफ ने क्या किया, जो एसोसिएशन और डिसोसिएशन को भी इंक्लूड कर दिया, कंसीडर किया, सो दैट वी कैन रिमूव द एबनॉर्मेलिटी ऑफ द मोलिकुलर मास, और जो मोलिकुलर मास हम फाइंड आउट करें वो क्या है, करेक्ट है। सो व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर आई? I represent the Van't Hoff factor. It is the normal molar mass divided by my abnormal molar mass. This is the first expression. Then observed colligative property divided by my calculative colligative property. Then total number of moles of particles after association or dissociation divided by my number of moles of particles before association or dissociation. These are the three expression. अगर कहीं पर पूछा जाए define Van't Hoff factor, जो कई बार क्वेश्चन आ जाता है, तो हमने उसका बताना है वो है क्या, with their expression. So these are the three expression for the Van't Hoff factor. Now here the abnormal molar mass is the experimentally determined molar mass. जो एबनॉर्मल है वो क्या है, हमने जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया है। And calculated colligative properties are obtained by assuming that the non-volatile solute is neither associated nor dissociated। यानी जो आपका कैलकुलेटिव पार्ट है वो क्या है, हमने ये कंसीडर ही नहीं किया कि वो एसोसिएशन में आया या डिसोसिएशन में आया, जस्ट जो डायरेक्ट आपने फाइंड आउट किया, दैट इज द calculated colligative property value. So this is the I, that is the ratio of normal molar mass divided by my abnormal molar mass, or the ratio of the observed colligative property divided by my calculative colligative property, or it is the ratio of the total number of moles of the particles after association or dissociation divided by my number of moles of particles before association or dissociation। Now अगर आप इस वेंट होफ फैक्टर की हेल्प से एबनॉर्मेलिटी ऑफ द मोलिकुलर मास को निकालते हैं, तो उसके लिए क्या करना होगा, जो आपने कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यूज पढ़ी हैं, उनका एक्सप्रेशन पढ़ा है, उसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे आपका वेंट होफ फैक्टर। वी मल्टीप्लाई दोज एक्सप्रेशंस बाय I and I represent the Van't Hoff factor। so जो नए हमें एक्सप्रेशन मिलेंगे, ये एक्सप्रेशन आपके यूजफुल होंगे सभी के लिए, चाहे इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में एसोसिएशन डिसोसिएशन हो, चाहे इस पर्टिकुलर में एसोसिएशन डिसोसिएशन आपका ना हो। तो हमने आज ही क्लास में हमारे पढ़ा कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज किस किस टाइप की हैं। लाइक हमने रिलेटिव लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर पढ़ा, इसी के साथ हमने क्या पढ़ा, दैट इज द Raoult law for non-volatile solute, then depression in freezing point, elevation in boiling point, osmotic pressure के बारे में हमने जाना, and how to calculate the molecular mass of the solute using these different colligative properties। उसके बाद abnormal molecular mass क्या होता है, what is the reason behind the abnormality of the molecular mass when we calculate it by using the different colligative properties, and then Van't Hoff factor पढ़ा हमने, and by using the Van't Hoff factor how we can remove the abnormality। So this is all about the today's class. Thanks for watching।